हेलो एवरीवन, आई एम एल सर फ्रॉम एल इंग्लिश ट्रेनर चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने चैनल एल इंग्लिश ट्रेनर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं यूज ऑफ देयर। ये स्पोकन इंग्लिश क्लास 6 है दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले स्पोकन इंग्लिश में क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में मैंने आपको पहले बहुत कुछ पढ़ाया है दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यूज ऑफ देयर स्पोकन इंग्लिश क्लास 6 में। दोस्तों बहुत से जो स्टूडेंटों ने मुझसे पूछा है कि सर जो सब्जेक्ट जिस वाक्य में नहीं होता उस वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। तो डोंट वरी दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज यूज ऑफ देयर, जिसके प्रयोग से हम ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का अभाव होता है। तो आइए इस देयर के यूज को पढ़ने के लिए हम और इसके बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देयर के बारे में जानेंगे कि देयर है क्या चीज है। सबसे पहले हम देयर के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके? दो तरीके का। ये देयर होता है, ये इसको बोलते हैं हम इंट्रोडक्टरी देयर। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर, यानी कि प्रारंभिक देयर, जो प्रारंभिक शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में लगाया जाता है। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट या सब्जेक्ट का अभाव होता है उनमें हम देयर का प्रयोग करते हैं एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के कैसे होते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। देखो, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक होता है रियल सब्जेक्ट और एक होता है फॉल्स सब्जेक्ट। एक होता है रियल सब्जेक्ट और एक होता है फॉल्स सब्जेक्ट। रियल का मतलब जो वास्तविक होता है और फॉल्स का मतलब जो झूठा होता है, उसे हम बेवफा सब्जेक्ट भी कहते हैं। रियल सब्जेक्ट होता है जैसे कि मान लो ये है राम। राम है तो राम के साथ हम इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे? जी दोस्तों, इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। राम इज गुड। राम इज गुड। यदि मैं इसमें और इसके स्थान पर आर का प्रयोग कर देता हूं तो आप बोल सकते हैं कि ये तो गलत है, क्योंकि राम एक वचन करता है और एक वचन करता के साथ में हम हमेशा ही इसका प्रयोग करेंगे। तो राम है, राम के साथ हम हमेशा इसका प्रयोग करेंगे एक वचन करता के साथ, क्योंकि ये रियल सब्जेक्ट है, इसमें हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो फॉल्स होता है वो झूठा होता है। उसके बारे में कहा जाता है कि ये बेवफा सब्जेक्ट होता है। ये किसी भी एचवी के साथ में चल देता है। जैसे देयर होता है, ये फॉल्स सब्जेक्ट होता है। इसके साथ हम इज लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, वॉज लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, और भी जितने भी एचवी हैं उनमें से किसी को भी उनमें लगा सकते हैं। दोस्तों डिपेंड इस पर करेगा कि आने वाला जो नाउन होगा वो नाउन कैसा है। यदि नाउन एक वचन है तो इसका प्रयोग, नाउन बहुवचन है यानी नाउन प्लूरल है तो आर या वर का प्रयोग करेंगे, और नाउन सिंगुलर है तो इज या वाज का प्रयोग करेंगे। तो आप सभी ने समझा कि सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक रियल और एक फॉल्स। तो देयर होता है वो फॉल्स सब्जेक्ट होता है। हम देयर के साथ इन सभी एचवीओ का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं। देयर, इसकी हम यदि हम आइडेंटिफाई की जाए तो किस प्रकार कर सकते हैं? देयर की हम आइडेंटिफाई इस प्रकार कर सकते हैं कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट का अभाव पाया जाता है वहां
देयर का प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में और सब्जेक्ट का अभाव पाया जाता है उनमें हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब देयर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन सी एचवी के साथ किया सकता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर। देयर के साथ में हम प्लस में इज लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, वॉज लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, कैन भी लगा सकते हैं। यानी कि जो भी अपनी एचवी हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उनमें से हम देयर के साथ में किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हैज हैव लगा सकते हैं, हैज बीन या हैव बीन, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं देयर के साथ में। क्योंकि देयर क्या होता है, देयर एक फॉल्स होता है। देयर के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि देयर किसके साथ में आएगा, देयर के साथ में इनमें से कौन आएगा, ये हम फिक्स नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि जो देयर होता है वो फॉल्स होता है। हम देयर के इसके बाद में हम यदि एक वचन है तो यहां पर ए या एन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में नाउन का प्रयोग करेंगे। और यदि प्लूरल है तो यहां पर इनको हटा करके और नाउन में एस या एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देयर का और सूत्र फ्रेम कर सकते हैं दोस्तों। तो जो देयर के जो वाक्य होंगे, इस देयर के स्ट्रक्चर पर आधारित जो भी इस एग्जाम्पल होंगे, उन एग्जाम्पलों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि एक राजा है। तो अब इसमें हम सब्जेक्ट को नहीं देख सकते क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, यदि इसमें हम सब्जेक्ट बनाते हैं, हम इसे बनाते हैं अ किंग इज, अ किंग इज। तो ये क्या वाक्य पूर्ण हो गया? नहीं दोस्तों, ये वाक्य पूर्ण नहीं हुआ है अभी, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट हुआ है, ये एचवी हुई है। सब्जेक्ट और एचवी का कोई भी वाक्य हम नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम यहां पर देयर का प्रयोग कर सकते हैं। ए किंग इज देयर, एक राजा है। ये जो देयर है, वो देयर एक शब्द है, वो मीनिंगलेस शब्द है दोस्तों। क्या है? मीनिंगलेस है, जिसका हम कोई भी अर्थ नहीं निकाल सकते। क्योंकि जो देयर होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का जो जिन वाक्यों में पाया जाता है उनके स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है। हम चाहे तो इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं, जैसे कि देयर इज अ किंग, देयर इज अ किंग, एक राजा है। तो ये सब यहां पर जो देयर है वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट का। और यहां पर देयर किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो देयर होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर कार्य कर सकता है। यहां पर देयर का कोई भी अर्थ नहीं है, देयर है यहां पर मीनिंगलेस वर्ड है। और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे घर में एक चोर है। तो हम किसी भी वाक्य को और प्रीपोजिशन से शुरू तो कर ही नहीं सकते दोस्तों। तो अब हम जो प्रीपोजिशन जो शब्द लगा हुआ है उससे जो आगे के शब्द है उसको हम हटा देते हैं। यहां तक के जो वाक्य है यहाँ को इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में बचा है एक चोर है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? देयर इज अ थीफ। कहां पर? इन द हाउस, देयर इज अ थीफ इन द हाउस। इस प्रकार हम
देयर से और सेंटेंसों का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों आगे और एग्जांपल लेते हैं। अगर इसका हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा, देयर इज ए thief, there is not a thief in the house. There is not a thief in the house. तो इस प्रकार हम there का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद हम और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसको मैं मिटा करके और अगले वाक्यों को समझाने का प्रयास करता हूं आपके लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। लाल किले के सामने एक मंदिर है, मंदिर था। पास्ट में लेते हैं, लाल किले के सामने एक मंदिर था। तो के सामने जो प्रपोजिशन है यहां तक के जो वाक्य को हम हटा देते हैं। अब बनाते हैं वाक्य क्या है, एक मंदिर था। तो बनाएंगे देयर वॉज। अब जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, उसके बारे में हम देखते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से हम एचवी का प्रयोग करेंगे। तो जो मंदिर है, एक मंदिर की बात की जा रही है। लाल किले के सामने एक मंदिर था, तो एक मंदिर की बात की जा रही है। तो हम वॉज और वर में से वॉज का प्रयोग करेंगे। देयर वॉज अ टेम्पल इन। अब इसको के सामने को इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट। देयर वॉज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट, यानी लाल किले के सामने एक मंदिर था। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। जो प्लूरल होते हैं उनका हम एग्जाम्पल लेते हैं। प्लूरल जो नाउन होते हैं इसके बाद में कक्षा में 10 विद्यार्थी होंगे। कक्षा में 10 विद्यार्थी होंगे। ये फ्यूचर में हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया है। तो लिखेंगे सबसे पहले जो यहां तक के जो प्रीपोजिशन के शब्द को यहां से हम अलग कर देते हैं। फिर लिखेंगे 10 विद्यार्थी होंगे। तो लिखेंगे देयर विल बी होंगे सॉरी 10 स्टूडेंट्स STUDENTS। देयर विल बी 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट होंगे। कहां में इन द क्लास। देयर विल बी 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी क्लास में 10 विद्यार्थी होंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों जो देयर होता है, इस देयर के हम प्रयोग से, और हम देयर किस प्रयोग से, हम जो माई स्कूल या आवर स्कूल पर जो भी हमारा जो पैसेज होता है, निबंध पूछा जाता है, उस निबंध का हम निर्माण भी देयर के प्रयोग से हम कर सकते हैं। जो भी देयर के वाक्य आएंगे उनको हम और इसी प्रकार बना सकते हैं। जैसे कि एक वाक्य ले लेते हैं हम इसका, जैसे मेरे विद्यालय
में 5 अध्यापक हैं। मेरे विद्यालय में 5 अध्यापक हैं। तो पहले तो हम प्रीपोजिशन वाले शब्द को अलग कर देते हैं। अब बचे क्या, 5 अध्यापक हैं। तो हम बनाएंगे देयर आर 5 देयर आर 5 टीचर्स। 5 अध्यापक हैं। कहा, मेरे विद्यालय में। इन माई स्कूल। इन माई स्कूल देयर आर 5 टीचर्स इन माई स्कूल। तो इस प्रकार हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कोई है, इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, कोई है, किसके बारे में बता रहे हैं, कोई है, कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम देयर के प्रयोग से बनाएंगे दोस्तों। जैसे देयर इज somebody, SOMEBODY, देयर इज somebody, कोई है, कुछ है, कुछ है, इसको बनाएंगे देयर इज समथिंग, सब कुछ है, सब कुछ है, देयर इज ऑल थिंग, देयर इज ऑल थिंग, सब कुछ है। इस प्रकार हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। देयर का एक और यूज है जिसको मैं इसको मिटा करके समझाऊंगा दोस्तों। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। रूल नंबर 2, देयर का जो रूल नंबर दो क्या कहता है दोस्तों, कि जैसे कि मान लो बहुत से जो एग्जाम्पल होते हैं, बहुत से वाक्य आते हैं, इस प्रकार के होते हैं। जैसे वहां पर पानी ही पानी है, तालाब में पानी ही पानी है, तालाब में मछलियां ही मछलियां हैं, वहां पर धूल ही धूल है। तो इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे उनको हम किस प्रकार बना सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम देयर का प्रयोग करके उनको भी बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, उसमें हम देयर के प्रयोग में ऐसे वाक्यों को बनाने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार फ्रेम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम देयर इज नथिंग बट देयर इज नथिंग बट प्लस नाउन, देयर इज नथिंग बट प्लस नाउन। अब जो भी वाक्य होंगे हम उनको इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे तालाब में पानी ही पानी है, तालाब में पानी ही पानी है। तो इसको हम इसी स्ट्रक्चर के अनुसार फ्रेम करेंगे। जैसे देयर इज नथिंग बट WATER, देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी पानी है, कहां पर, तालाब में, इन द पॉन्ड, POND, तालाब में पानी ही पानी है, वहां धूल ही धूल है, वहां धूल ही धूल है, वहां धूल ही धूल है। इसको किस प्रकार बनाएंगे, वहां धूल ही धूल है, देयर इज
नथिंग बट डस्ट, देयर इज नथिंग बट डस्ट, धूल ही धूल है, कहा, वहां, देयर। ये जो देयर है वो वहां के लिए प्रयोग हुआ है, और ये जो देयर है वो मीनिंगलेस वर्ड है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, ये केवल सब्जेक्ट बनाने के लिए आया है दोस्तों। तो इस प्रकार हम देयर का कॉन्सेप्ट नंबर 2 को जानते हैं, और इसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। एक और जो कॉन्सेप्ट है देयर का वो है दोस्तों, जैसे कि मान लो ऐसे बोला जाता है कि जहां जल है वहां जीवन है, जहां आग है वहां धुआं है, जहां चाह है वहां राह है। ऐसे जो भी वाक्य होंगे उनको भी हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, उनको हम देयर के कॉन्सेप्ट नंबर 3 के द्वारा बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है देयर का? मान लो मैंने कहा चाह है, एक बोला मैंने राह है, चाह है राह है। अब इन दोनों का किस प्रकार बनाएंगे? वही देयर का जो सूत्र है उसके अनुसार, चाह है, देयर इज विल, चाह है। दूसरा, देयर इज वे, राह है, चाह है। तो इन दोनों को हम जहां और वहां से जोड़ते हैं। जैसे यहां लिख देते हैं हम, जहां चाह है वहां राह है। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे जहां, WHERE, वेयर, फिर देयर, देयर इज विल, विल, जहां चाह है वहां राह है। अब वहां के लिए हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, कॉमा से ये बन जाएगा दोस्तों। तो आगे हम इसको लिख देते हैं, लिखेंगे जैसे देयर इज वे। तो ये बन गया आपका सेंटेंस पूरा, जहां चाह है वहां राह है। वेयर देयर इज विल, देयर इज वे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे जहां जल है वहां जीवन है, जहां जल है वहां जीवन है। ऐसा जो सेंटेंस है आपने कई बार दीवारों पर लिखा देखा होगा दोस्तों। ये जो सेंटेंस है आपने कभी भी कहीं भी दीवारों पर या पेड़ों पर कहीं भी शहरों में लिखे देखे होंगे दोस्तों। इनको हम किस प्रकार सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आज मैं उन सभी उनके बारे में आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। जैसे कि इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर, वेयर देयर इज वाटर, वेयर देयर इज वाटर, कॉमा, देयर इज लाइफ, वेयर देयर इज वाटर देयर इज लाइफ, जहां जल है वहां जीवन है। तो इस प्रकार हम देयर का कॉन्सेप्ट नंबर 3 मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। और आई होप कि आपको बहुत ही मजा आया होगा मेरे साथ देयर के इस प्रयोग को पढ़ने में। एक और कॉन्सेप्ट हम देते हैं देयर का कॉन्सेप्ट नंबर 4, जिसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट नंबर 4, इसके लिए हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इस प्रकार होगा, देयर प्लस
हैज, हैव, बीन प्लस ऑब्जेक्ट, देयर प्लस हैज या हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। इसको इस प्रकार के हम सेंटेंसों को, और ऐसे जो सेंटेंस होंगे जैसे एक समस्या उत्पन्न हो, एक समस्या हो गई, एक हादसा हो गया, एक प्रॉब्लम हो गई, ऐसे जो भी वाक्य आएंगे उनको हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर से बनाएंगे, जो देयर का रूल नंबर 4 है। तो देयर के रूल नंबर 4 से हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक समस्या हो गई है, एक समस्या हो गई है, इसको हम बनाएंगे there has been a problem. There has been a problem. एक समस्या हो गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सड़क पर एक हादसा हो गया है, सड़क पर एक हादसा हो गया है। तो इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, ACCIDENT, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, कहां पर, रोड पर, ऑन द रोड, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट ऑन द रोड। तो इस प्रकार हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। एक जो प्लूरल एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लूरल नाउन वाला, जिसमें हम हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हम लेंगे कुछ गलत फहमियां हो गई हैं, कुछ गलत फहमियां हो गई हैं। इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, देयर हैव बीन सम मिसअंडरस्टैंडिंग, MISUNDERSTANDINGS, misunderstandings. There have been some misunderstanding, कुछ गलत फहमियां हो गई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देयर के यूज को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देयर का जो हमने 1, 2, 3, 4 कॉन्सेप्टों को आपको बहुत ही और यूजफुल तरीके से बताया है, और दोस्तों आपने भी इसे बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करने का प्रयास किया होगा। दोस्तों ऐसी कमाल की वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा, और ऐसी ही कमाल की वीडियो रोज पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के सामने जो बेल आइकन है उससे भी हिट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाऊंगा उनकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहेगी दोस्तों। और इन मेरी जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बहुत से जो बच्चे हैं जो ट्यूशन आदि जो नहीं कर पाते हैं, वो इन वीडियो से और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।